नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष आज आप लोगों के समक्ष एक नया वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज हम जानेंगे कि सिविल मामलों में विचारण या ट्रायल की क्या प्रोसेस है या प्रक्रिया है। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए जानते हैं सिविल मामलों में विचारण की प्रक्रिया। अधिकांश देखा गया है कि नए अधिवक्ता एवं छात्रों द्वारा सिविल विधि को अत्यधिक कठिन समझा जाता है, लेकिन सिविल विधि आपराधिक विधि के मुकाबले थोड़ी कठिन तो जरूर है, परंतु अगर इसे उसके व्यवस्थित क्रम में पढ़ा जाए तो यह विधि कठिन नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों से विचारण की प्रक्रिया को सरलतापूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता विचारण की प्रक्रिया बताती है। संहिता के अनुसार व्यवस्थित प्रक्रिया दी गई है तथा कोई भी मुकदमा किस प्रकार प्रारंभ से समाप्त होता है इसका वर्णन सीपीसी में किया गया है। तो सर्वप्रथम हम देखें आदेश 1, जिसमें बताया गया है वाद पत्र एवं वाद के पक्षकार। सिविल प्रक्रिया संहिता में वादों का प्रारंभ वाद पत्र से किया जाता है। एक वाद के पक्षकार से प्रारंभ होता है। किसी भी वाद में 2 से अधिक पक्षकार हो सकते हैं। कोई भी वाद एक पक्षी नहीं होता है। ऐसा ना हो कि कोई पक्ष न्याय से वंचित रह जाए अथवा निर्दोष व्यक्ति अनावश्यक ही अन्याय का सामना करना पड़े। वाद संस्थित करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि वाद में वादी प्रतिवादी के रूप में उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित कर लिया जाए जो न्याय के लिए आवश्यक है। साथ ही दूसरी तरफ उन व्यक्तियों को वाद में सम्मिलित कर अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाए जिनको सम्मिलित किया जाना आवश्यक नहीं है। वाद पत्र में सबसे पहले वादियों का उल्लेख किया जाता है। वाद में मुख्यतः 2 पक्षकार होते हैं, वादी एवं प्रतिवादी। वादी वह होता है जो वाद पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से अनुतोष की मांग करता है। प्रतिवादी वह है जो वाद पत्र का अपने लिखित कथन द्वारा उत्तर देकर प्रतिरक्षा प्रस्तुत करता है। पक्षकारों का चयन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए तथा जो अनावश्यक पक्षकार है उन्हें वाद पत्र में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आदेश 2 बताता है वाद की रचना। सिविल प्रकरणों में वाद की रचना महत्वपूर्ण होती है। इसका उल्लेख आदेश 2 में मिलता है, जहां वाद का संयोजन एवं कुसंयोजन बताया गया है और यह कहा गया है कि किसी भी हेतु के लिए एक समय में वाद लगा लेना चाहिए तथा बार बार वाद लगाने से बचना चाहिए। यह आदेश यह स्पष्ट करना चाहता है कि किसी वाद में वाद का संयोजन एक ही बार में किया जाना चाहिए, अर्थात सभी हेतु उस एक ही वाद में आ जाए तथा अलग अलग हेतु के लिए अलग अलग वाद लगाने की समस्या से बचा जा सके। वाद की बहुलता से बचा जा सके। न्यायालय वाद की बहुलता से बच सके। राज्य के ऊपर अधिक मुकदमे होंगे, अधिक समय मुकदमे में देना होगा, जनता को सरल न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस आदेश के अंतर्गत बताए गए नियमों में
वाद की बहुलता को रोकने के प्रयास किए गए हैं। वाद का संयोजन इस प्रकार करने को कहा गया है कि वाद के सारे प्रमुख कारण इस एक ही वाद में आ जाए। नेक्स्ट देखेंगे हम आदेश 6 अभिवचन। जब वादी द्वारा कोई वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है तथा अनुतोष मांगा जाता है तो प्रतिवादी द्वारा अपना लिखित अभिवचन पेश किया जाता है या लिखित कथन पेश किया जाता है, जिसे हम कहते हैं अभिवचन। यह प्रावधान CPC के आदेश 6 में डाला गया है या रखा गया है। अभिवचन ऐसे कथन होते हैं जो किसी मामले में पक्षकार द्वारा लिखे हों, तैयार किए जाते हैं। उनमें उन सब बातों का उल्लेख होता है जिनके आधार पर वाद निर्मित किया जाएगा तथा प्रतिवादी अपना लिखित कथन प्रस्तुत करेगा। अभिवचन शब्द वाद पत्र एवं प्रतिवादी के लिखित कथन दोनों को शामिल इसमें किया जाता है। लिखित कथन प्रतिवादी का अभिवचन होता है जिसमें वह वादी के कथनों का उत्तर देता है। सामान्यतः वह अपने लिखित कथन में तो वादों के तथ्यों को अस्वीकार करता है या फिर स्वीकार करता है। यह कभी कभी विशेष कथन प्रस्तुत कर अपनी प्रतिरक्षा भी करता है। जिन तथ्यों को अस्वीकार करता है वह विवादक तथ्य बन जाते हैं। आदेश 7 इसमें देखेंगे हम वाद पत्र क्या होता है। वाद पत्र वादी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया एक पत्र होता है जिसमें वह उन तथ्यों का अभिकथन करता है जिसके आधार पर कि वह न्यायालय से अनुतोष की मांग करता है। न्यायालय की प्रत्येक न्यायिक प्रक्रिया का आरंभ वाद पत्र के दायर किए जाने से होता है। इस वाद पत्र में वादी अपना अभिकथन करता है तथा न्यायालय से इन्हीं बिंदुओं पर अनुतोष मांगा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम वाद का पेश किया जाना। वाद को किस न्यायालय में पेश करना है किसी भी न्यायिक कार्यवाही का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जब वाद रचना हो जाती है, वाद पत्र तैयार कर लिया जाता है, तो वाद कौन से न्यायालय में पेश किया जाएगा यह तय करना सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 15 से लेकर 20 तक बताया गया है। वाद को पेश करने के लिए सर्वप्रथम तो यह नियम है कि कोई भी वाद सबसे निम्न स्तर की अदालत में विचारण के लिए पेश किया जाएगा। विचारण की प्रक्रिया से ऊपरी अदालतों के भार को कम करने हेतु इस प्रकार का नियम रखा गया है। वाद को पेश करने के लिए इन धाराओं के अंतर्गत मूल्य के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कुछ अन्य आधार भी संहिता के अंतर्गत बताए गए हैं। वाद का संस्थित होना। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 26 आदेश 4 के अंतर्गत वाद के संस्थित होने के संदर्भ में बताया गया है। जब क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय में पेश किया जाता है तो वह या तो वाद को खारिज कर देता है या वाद को संस्थित कर लेता है और वाद का नंबर अपने रजिस्टर में अंकित कर वाद क्रमांक पेश कर देता है। वाद संस्थित हो गया, इसका अर्थ है न्यायालयीन कार्रवाई वाद में आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट देखेंगे समन। धारा 27 आदेश 5 के अंतर्गत प्रतिवादी को समन किए जाते हैं। समन न्यायिक प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी है। जब न्यायालय किसी मामले को सुनने के लिए आश्वस्त हो जाता है तो वह मामले में बनाए गए प्रतिवादियों को समन जारी करता है। धारा 27 में समन का उल्लेख किया गया है। आदेश 5 में इस समन की तामील के संबंध में उल्लेख किया गया है।
मामले के संस्थित होने के बाद सबसे पहली कार्रवाई समन की होती है। जिस न्यायालय में मामला संस्थित किया जाता है उस न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम समन निकाला जाता है। यह समन सब प्रतिभागियों को होता है। नेक्स्ट देखेंगे अनुपस्थित व उपस्थिति के प्रभाव। आदेश 19। इस आदेश के माध्यम से यह जाना जाता है कि यदि समन हो जाने के बाद समन पर बुलाया गया प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है तो क्या कार्रवाई होगी। प्रतिवादी उपस्थित है तो क्या कार्रवाई होगी। उपस्थित होने पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है और अनुपस्थित में समन की तामील की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है। अंत में एक पक्षीय भी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, मतलब तथ्यों की खोज। आदेश 11 में तथ्यों को जाना जाता है तथा विवादक तथ्यों को पहचान कर उन्हें इंगित किया जाता है। जब तथ्यों की खोज या डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स होता है तब किसी विवाद में न्यायिक कार्रवाई ठीक अर्थों में आरंभ होता है। यहाँ से विवादक तथ्यों को साबित न साबित किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। विचारण भी यहीं से आरंभ होता है। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स तथ्यों की खोज के अंतर्गत सभी तथ्यों को प्रकट करना होता है जिनसे मामले का गठन होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम एडमिशन, मतलब स्वीकारोक्ति। विवाद के निपटारे में एडमिशन या स्वीकारोक्ति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के मामले को अगर स्वीकार कर लेता है और ऐसे स्वीकार किए गए मामले के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं रह जाता है तब परिणाम स्वरूप ऐसे मामले को साक्षी द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है और न्यायालय एडमिशन या स्वीकारोक्ति के आधार पर अपना निर्णय सुनाने के लिए अग्रसर हो जाता है। इस प्रकार एडमिशन या स्वीकारोक्ति वाद के निपटारे को सुलभ कर देती है। संहिता के आदेश 12 में ऐसे एडमिशन के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण। आदेश 13 के अंतर्गत दस्तावेजों की मूल प्रतियां प्रस्तुत की जाती है तथा इन दस्तावेजों को प्रकरण का साक्ष्य कहा जाता है। साक्ष्य को प्रकरण इस चरण पर आने के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। वाद पत्र के साथ दस्तावेजों की छायाप्रति लगा सके, परंतु एडमिशन या स्वीकारोक्ति होने या नहीं होने के उपरांत जिन मूल दस्तावेजों पर विचारण चलेगा तथा विवादक तथ्यों के संबंध में दस्तावेजों का प्रकटीकरण किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम वाद पदों का निश्चय किया जाना। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 के अंतर्गत फ्रेमिंग ऑफ इशू अर्थात वाद पदों का निश्चय किया जाना। किन तथ्यों पर विवाद है यह तय किया जाता है जिससे आगे मामले का विचारण किया जा सके। नेक्स्ट देखेंगे साक्षियों की सूची। संहिता के आदेश 16 के अंतर्गत साक्षियों की सूची प्रस्तुत की जाती है तथा इस सूची में साक्षियों की संख्या होती है तथा उनके नाम होते हैं जो किसी विवादित तथ्य को साबित या ना साबित करने के लिए पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे साक्ष्य लेखन। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 के अंतर्गत साक्ष्यों को लिखा जाता है। साक्ष्य का लेखबद्ध किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा साक्ष्य को लेखबद्ध किए जाने की प्रक्रिया में संशोधन भी किए गए हैं तथा प्रत्येक साक्षी अब शपथ पत्र पर अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है और न्यायालय ऐसे साक्ष्य को लेखबद्ध कर न्यायालयीन प्रक्रिया को पूरी करते हैं। लास्ट में देखेंगे निर्णय व डिक्री। अधिनियम के आदेश 20 व धारा 35 के अंतर्गत
मामले में अंतिम निर्णय लिया जाता है या डिक्री दी जाती है। डिक्री एवं निर्णय में कुछ अंतर होते हैं, जिसे मेरे द्वारा पूर्व में बताया जा चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिए। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।